नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने गदर काट दी है। नागपुर से दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जिले स्तर के, मंडल स्तर के, प्रांत स्तर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ क्या। अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अभय दुबे जी ने मुझसे बातचीत करते करते जब बताया कि योगी आदित्यनाथ और चंद्रचूड़ तक का नाम चला, बातचीत की गई इनसे उपराष्ट्रपति के लिए, तो मैं भी चौंक गया कि आप सोचिए, कल्पना करिए, कोई कैसे कह सकता है योगी आदित्यनाथ से कि तुम उपराष्ट्रपति बन जाओ। चंद्रचूड़ का नाम फाइल करने की संघ कैसे परमिशन दे देगा। ये बात तो ठीक है कि वो संघ के बहुत प्रिय हैं। क्या संघ चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आस्थाएं, वो आस्थाएं खत्म हो जाएं? भाजपा चाहती है कि बची कुची आस्था खत्म हो जाए, जो गगोई साहब से शुरू हुआ वो चंद्रचूड़ पे खत्म हो जाए। अभय दुबे जी से मैंने पूछा ये सारी बातें और जानना चाहा कितनी दूरी है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर के बीच में। अगर धनखड़ साहब कह रहे हैं मैं बीमार हूं, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो प्रधानमंत्री जी उनके घर जाके पूछ नहीं सकते थे कि आप कैसे हैं, आपका हार्ट ठीक है नहीं ठीक है, आपका लीवर ठीक है, शुगर बीपी की समस्या तो नहीं है। घंटों बीत गए, रात का इस्तीफा, देर रात बीती, दिन बीता। जब बहुत आलोचना हुई कि मोदी जी ने हालचाल नहीं पूछा, तो एक ट्वीट कर दिया बस कि मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ऐसा भी होता है। वो धनखड़ जी जो हाथ जोड़ जोड़ के मोदी जी के सामने यूं करते थे, उन बेचारों को तो कहीं का नहीं छोड़ा। रोचक बातचीत है। अभय दुबे जी से पूरी बातचीत सुनेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और फिर चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। देश के उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मैं बीमार हूं, इस्तीफा दे देते हैं। सनसनी फैल जाती है, फैल भी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी थोड़ी दूर पे रहते हैं, होता है गाड़ी उठा के चले जाते, हालचाल पूछ लेते। संगीत आती रहे हैं उनके इतने दिनों से, कोई हालचाल नहीं, कोई फोन नहीं। घंटों बाद जब लोगों ने आलोचना करी, तो ट्वीट कर दिया, उनके स्वास्थ्य की कामना कर दी। ये जो सास बहू का रिश्ता अचानक पैदा हो गया, लोग कह रहे हैं संघ का हाथ है, संजय जोशी का नाम, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। क्या लगता है आपको, रिश्तों में इतनी बर्फ कैसे जम गई? जो व्यक्ति अपने पद को ताक पे रख के यूं यूं हाथ जोड़ रहा था प्रधानमंत्री के लिए, बड़ी उनकी आलोचना हुई, बड़ी उनकी मजाक उड़ी, वो उपराष्ट्रपति से इतनी बीजेपी नाराज क्यों हो गई? किसी बड़े नेता ने उनका हालचाल नहीं पूछा, किसी ने ट्वीट नहीं किया। सबको डर के मोदी नाराज ना हो जाए। ये हुआ तो हुआ कैसे? देखिए, आज मैंने अपने कुछ मित्रों से, जो कि सरकार और सत्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में सक्रिय रहते हैं, फ़ोन करके और एक आध से मुलाकात करके भी इस पूरे घटनाक्रम की तह में जाने की कोशिश की। तो मैंने पहला सवाल जो उनसे पूछा, वो आपको थोड़ा दिलचस्प लगेगा। मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए जगदीश धनखड़ को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया, तो 2 ही ताकतें उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर सकती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। बाकी तो और कोई ताकत उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहेगी। तो आखिरकार कोई भी ताकत हो, जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के लिए मान क्यों गए? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, मान क्यों गए? तो मुझे जो जवाब मिला, और वो जवाब सब लोगों ने दिया, एक ही जवाब, वो ये था कि ये जो मौजूदा सरकार है, जब ये किसी को कोई पद देती है, तो पहले से ही इस्तीफा लिखवा के रख लिया जाता है कि अगर इस आदमी ने कोई गड़बड़ी की, अगर कोई गड़बड़ी की, तो फिर उसका बिना तारीख का इस्तीफा लिए हुए सबका तैयार रहता है उनके पास। ये ऐसे लोगों ने बताया जो कि इन लोगों के बीच में रहते हैं। इन चीजों का ये कोई प्रमाण नहीं होता है। लेकिन स्थिति यह है कि इस जगदीप धनखड़ को मोदी जी ने, भाई जगदीप धनखड़ तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं आए हैं। हम लोग जानते हैं कि वो तो राजस्थान हाईकोर्ट के उभरते हुए वकील थे। फिर उन्होंने चौधरी देवीलाल, और उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके भाई जो थे वो राजनीति में दिलचस्पी रखते थे, वो राजनीति करते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो चौधरी देवीलाल से मिले, या उन्होंने कोई ऐसी तिकड़म की कि वो उन्हें टिकट मिल गया जनता दल का, और वो चुनाव भी जीत गए। वो जनता दल से एमपी हो गए, जनता दल में रहे, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस से विधायक रहे, थोड़े बहुत दिन नहीं, 10-12 साल तक कांग्रेस में रहे। भाजपा में तो वो 2003 में आए हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जेटली लेके आए थे ना शायद उनको, अरुण जेटली से बड़े हाँ, अच्छे रिश्ते थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका कभी कोई नाता नहीं रहा।
हिंदुत्व की विचारधारा से उनका कोई संबंध नहीं रहा, कुछ भी। फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लीगल वकील थे और सुप्रीम कोर्ट तक चले आए थे वकालत करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट से, तो उन्हें भाजपा के लीगल सेल का प्रकोष्ठ का इंचार्ज बनाया गया। यहां से उनकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति शुरू होती है। बाद में इन्हें पश्चिम बंगाल का उपराज्यपाल बनाया गया। उपराज्यपाल जब बनाया गया उस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही थी, उस प्रयोग को समझ लेना जरूरी है। वो प्रयोग ये था कि विपक्ष की जो सरकारें जहां जहां पर हैं वहां राज्यपाल के जरिए एक पैरेलल सत्ता खड़ी करना, एक समांतर सत्ता खड़ी करना। जगदीप धनखड़ ने ये काम बहुत बखूबी किया पश्चिम बंगाल में, और इतनी कुशलता से किया कि खुद मोदी जी और अमित शाह ये सब भी चकित रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। हमें यह अंदाजा नहीं था कि एक आदमी इस हद तक जा सकता है कि वो अपनी संवैधानिक जो दायरे हैं, संवैधानिक सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन करके पूरी तरीके से एक समांतर, एक ममता बनर्जी जैसी अत्यंत शक्तिशाली मुख्यमंत्री के मुकाबले, और पश्चिम बंगाल जैसे प्रांत में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे थी तृणमूल कांग्रेस से और भाजपा के लिए दिक्कत तलब इलाका था, वहां पर जगदीप धनखड़ ने भाजपा की राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए जो काम किया वो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद आया। नरेंद्र मोदी ने इसका उन्हें असाधारण पारितोषिक दिया। मैं पारितोषिक कह रहा हूं, पारितोषिक को जब मैं हिंदी पढ़ता था तो मुझे बताया गया था कि पारितोषिक में और पुरस्कार में क्या फर्क होता है। मैं आपको भी बता दूं, पारितोषिक और अवार्ड, पारितोषिक का मतलब हुआ अवार्ड और पुरस्कार का मतलब हुआ प्राइज है। अच्छा, अब आप देखिए क्या फर्क क्या होता है इन दोनों के बीच में। पुरस्कार वो होता है जहां पर किसी चीज के लिए प्रतियोगिता हो रही होती है, जो जीत जाता है उसको पुरस्कार कहते हैं, और पारितोषिक वो होता है जब उसको केवल एक ही व्यक्ति को चुन के उसे दिया जाता है, वहां कोई प्रतियोगिता नहीं है। तो उपराष्ट्रपति बनाने के लिए भाजपा आलाकमान के सामने सिर्फ एक ही नाम था। सब लोगों की सहमति थी कि ये व्यक्ति जो है वो काम करके दिखाएगा, क्योंकि उसने बंगाल में अपनी उपयोगिता दिखा दी है। और वास्तव में जैसे ही वो उपराष्ट्रपति हुए उन्होंने कमाल कर दिया। सरकार ने उनको एक योजना दी कि सबसे पहले न्यायपालिका के पीछे डंडा लेके पीछे पड़ जाओ उसके, वो न्यायपालिका के पीछे पड़ गए। उसके बाद सदन में सभापतित्व करते समय विपक्ष के पीछे पड़ जाओ डंडा लेके, उन्होंने वो काम भी बहुत कामयाबी के साथ किया। अब इस मुकाम पे जाकर मीडिया द्वारा एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है और जगदीप धनखड़ को विश्वासघाती और गद्दार दिखाया जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 5 वर्ष तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए इसने भाजपा के लिए एक उपयोगी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह किया। उसके बाद में 2022 से लेकर 2025 तक राज्यसभा के सभापति के तौर पर और उपराष्ट्रपति के तौर पर उसी भूमिका का निर्वाह करता रहा था, और भी बड़े स्तर की भूमिका हो गई थी वो। राज्यपाल के मुकाबले उपराष्ट्रपति का पद तो बहुत बड़ा होता है। उस व्यक्ति को अभी जब मैं आपका फोन आया कि चलिए प्रोग्राम शुरू किया जाए, तब भी मैं देख रहा था कि टीवी के ऊपर यही चल रहा है कि जगदीप धनखड़ ने दरअसल सरकार के उस विश्वास को धोखा दिया जिस विश्वास के आधार पर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। वो कांग्रेस और विपक्ष से अंदर खाने जाकर मिल गए। सारे चैनलों पे चल रहा है इस वक्त ये, और इसी नैरेटिव को बहुत ही विश्वसनीय बताया जा रहा है। कहां मिल गए, किस रूप में मिल गए? वो इस रूप में मिल गए कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाअभियोग का प्रस्ताव था, राज्यसभा में बिना भाजपा को बताए हुए विपक्ष के साथ साजबाज करके, साजिश करके उन्होंने विपक्षी सांसदों का दस्तखत किया हुआ महाअभियोग बिना भाजपा नेतृत्व से पूछे हुए उसको बहस के लिए स्वीकार कर लिया। और उसमें भाजपा के जासूसों ने भाजपा के आला कमान को यह भी बताया कि उसमें बहुत सारे विपक्ष के सांसदों ने दस्तखत जो है जगदीप धनखड़ के घर पे जाके किए उस महाभियोग के ऊपर, महाभियोग प्रस्ताव। यानी वो उसमें सक्रिय रूप से साजिश में शामिल थे। ये खबर हम लोगों के गले उतारने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो इससे भाजपा का आला कमान चौंका। उसने कहा ये तो हमारे साथ गद्दारी है। तो सुबह सुबह एक बड़े नेता ने, एक बड़े और
आक्रामक तरीके से अपनी बातचीत रखने वाले एक नेता ने जगदीप धनखड़ को फोन किया और उनसे कहा कि ये आपने क्या किया, अगर आपको उनको वो ही करना था तो फिर आप हमको बताते। भाजपा के सांसदों के भी उस पर दस्तखत होने चाहिए थे महाभियोग के प्रस्ताव पर। दूसरे इसमें एक और पेच था कि जब भाजपा ने विपक्ष के सामने लोकसभा में प्रस्ताव रखा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ हम एक महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो विपक्ष ने कहा हम उसकी भी दस्तखत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जस्टिस यादव के खिलाफ भी आना चाहिए, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कहा था ना, जस्टिस यादव के खिलाफ भी आना चाहिए। तो भाजपा ने जस्टिस यादव, उस पर हाँ हूं में सही जवाब नहीं दिया, भाजपा ने उसको टाल दिया। लेकिन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को यह भी आश्वासन दे दिया कि वो जस्टिस यादव के खिलाफ भी महाभियोग लाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसका जिक्र सदन में खुद कर भी देंगे, ये आश्वासन भी दे दिया। यानी भाजपा आलाकमान और उसके गोदी मीडिया के प्रवक्ताओं का तर्क यह है कि जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से साजिश करके कांग्रेस के साथ में इस मुद्दे के ऊपर मिल गए, विपक्ष के साथ मिल गए और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे का पूरा पहलकदमी उन्होंने विपक्ष के हाथ में थमा दी और भाजपा ठन गोपाल होकर राज्यसभा के पटल के ऊपर रह गई। फिर जब उस बड़े मंत्री ने इनसे कहा कि ये आपको नहीं करना चाहिए तो गलत है, तो जगदीप धनखड़ ने उससे कहा कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, ये मैंने कर दिया। तो उसने कहा कि आपको उपराष्ट्रपति बनाया किसने है? उपराष्ट्रपति तो हमने बनाया है और हम आपको जिस तरह बनाया है उस तरह हटा भी सकते हैं। आप ये मत समझिए हम भी, हमारे सांसद भी आपके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। और फिर उसके बाद में इस्तीफा हो गया, वो इस्तीफा जिसके बारे में समझा जाता है कि ऐसे बहुत से इस्तीफे आला कमान के पास लिखे हुए रखे हुए। उसके बाद अब ये खबर लगातार उड़ाई जा रही है और ये खबर इस तरीके से उड़ाई जा रही है, इसके पीछे मकसद ये है कि इस इस्तीफे के जरिए भी मोदी जी की जो अथॉरिटी है उसको और पुष्ट करते हुए दिखाया जाए। ये दिखाया जाए कि मोदी जी की बात को जिसने नहीं माना, मोदी जी के विश्वास को उसने धोखा नहीं दिया, भले ही वो भारत का उपराष्ट्रपति क्यों ना हो, जो प्रोटोकॉल में मोदी जी आगे है, भाई पहले नंबर पर राष्ट्रपति होता, दूसरे पर उपराष्ट्रपति होता, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री आता, उसको वो मोदी जी चाहें तो सबसे इस्तीफा ले सकते हैं। मोदी जी की बात जो है वही सर्वोपरि है। ये पूरा नैरेटिव इस वक्त मीडिया में बिल्डअप किया जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त भी यही नैरेटिव चल रहा है और दोपहर से ये नैरेटिव पूरी तरीके से बिल्डअप किया जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपको, हाँ बोलिए आप बोलिए। इसकी जरूरत पड़ी क्यों? मोदी जी को ये दिखाने की जरूरत पड़ी क्यों कि भाई मैं ही सुप्रीमो हूं? अब तक तो वो निर्विवाद रूप से थे। हाँ मैं तो वहीं क्या आ रहा हूँ, आपने सही जगह उंगली रखी, मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरा मानना यह है कि इस नैरेटिव में कुछ दम हो सकती है। हो सकता है कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग था उसमें विपक्ष के दस्तखत लेने के लिए विपक्ष को यह आश्वासन अपने तरफ से दे दिया हो कि हम जस्टिस यादव के खिलाफ भी महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मान लेंगे और ये सदन में कह भी देंगे। भाजपा जस्टिस यादव के खिलाफ, चूंकि उन्होंने हिंदुत्व का सवाल उठाया था, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग नहीं लाना चाहती थी भाजपा। उन्होंने हिंदुत्व का सेवक मानती है जस्टिस यादव को भाजपा, इसलिए उनके खिलाफ नहीं लाना चाहती। ये बात हो सकती है। मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में सत्ता का जो विन्यास पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने बना रखा था, उस विन्यास को बदलना चाहता है और जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा इस बदलाव का जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास का पहला कदम है। ये पहला विकेट डाउन हुआ है, अभी और भी विकेट डाउन होंगे। ये कहां तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा, कितनी गहराई तक जाएगा, धीरे धीरे करके इसकी अनफोल्ड होगा, इसकी परतें खुलेंगी। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये सब काम करता हुआ दिखे और वो मोदी जी की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए धीरे धीरे करके पूरी सरकार और सत्ता का जो सत्ता की पूरी संरचना है उसको परिवर्तन की तरफ धीरे धीरे पुश करे, धीरे धीरे धकेले, ये न दिख पाए। इसलिए जरूरी है कि इसको इस तरह से पेश किया जाए कि ये तो मोदी जी ने ही पूरा काम किया है, करवाया है
और मोदी जी ने साबित कर दिया है कि उनकी बात को, उनके रुतबे को अगर कोई चुनौती देगा तो वो अपने पद पे नहीं रह जा पाएगा, भले ही वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो। मुझे लगता है कि इस बात को पूरी तरह छिपाने के लिए कि ये एक बड़े परिवर्तन का पहला स्टेप है, एक ऐसा परिवर्तन जो क्रमवार होकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकता है। मोदी क्यों इस तरह की छवि आने देंगे? मोदी जी, अगर मीडिया में ये चर्चा हो रही होती है कि संघ ने ये परिवर्तन किया है और अब नंबर दूसरा है, नंबर मोदी जी का है या नंबर किसी और का है, अब अगला नंबर किसका आएगा, इस सब को रोकने के लिए जरूरी था कि ये पूरी खबर इस तरीके से बनाई जाए और लोगों को उस तरीके से थमाई जाए। ये बहुत जरूरी था इस तरह करने के लिए। जबकि देखिए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही लोकसभा में ला रही है। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के दस्तखत हैं। और जगदीप धनखड़ की शख्सियत को हम सब लोग जानते हैं। वो, उनके बारे में अभी मोहन प्रकाश मेरे साथ चर्चा में थे, जो उनके पुराने साथी हैं। जगदीप धनखड़ भी वहीं के हैं, मोहन प्रकाश भी एक ही प्रांत के हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। केसी त्यागी वहां बैठे हुए थे, वो भी 30-35 साल से जगदीप धनखड़ को वो लोग सब जानते हैं। जब जगदीप धनखड़ को जनता दल का टिकट मिला था तो मोहन प्रकाश दिन रात देवीलाल जी के साथ रहते थे। वो सारी प्रक्रिया कैसे चली थी, क्या चली, सब उनको मालूम है। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी थी, वो कैसे वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, ये सब प्रक्रियाएं भी उन सब लोगों को मालूम है। वो लोग बड़े जानकार आदमी हैं और जगदीप धनखड़ के बारे में खासतौर से हमारे आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। उनका कहना है धनखड़ साहब तो लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं ही नहीं। वो अगर आपके सामने बैठे हो तो वो आपकी तारीफ ही करते रहेंगे लगातार। और अगर उन्हें जरा भी इस बात का इम्कान होता है धनखड़ साहब को, उनको हटाया जा रहा है, तो वो तो क्षमा मांग लेते, पीछे हट जाते, अपने वक्तव्य को बदल लेते, कुछ भी करते। वो इतनी मोदी और अमित शाह जैसे प्रचंड नेताओं के खिलाफ कोई वो ऐसी साजिश करते कि वो कांग्रेस के साथ मिल जाते राज्यसभा के धरातल पर, और उससे भाजपा को शर्मिंदा करने की कोई साजिश करते, इससे जगदीप धनखड़ को क्या लाभ हो सकता था? कोई लाभ नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि जगदीप धनखड़ ने ऐसा कोई काम किया होगा। हाँ, ये बात सही है कि वो लंबे अरसे से इस बात पे दबाव डाल रहे थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, जस्टिस वर्मा के घर में जो अधजले बोरे भर भर के रुपए मिले थे, वो रुपए किसके थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो रुपए जस्टिस वर्मा के थे या किसी और बड़ी जुडिशियल हस्ती के थे? एक ऐसी जुडिशियल हस्ती के थे जो संघ परिवार में को बहुत प्रिय है, जिसने संघ परिवार के बहुत से काम किए हैं जब वो सर्वोच्च पद पर थी हस्ती। मैं उसका नाम नहीं ले सकता। तो और धनखड़ साहब उस जुडिशियल हस्ती के खिलाफ डंडेबाजी करते रहे। तो वो चाहते थे कि जब जस्टिस वर्मा को ठोका जाएगा महाभियोग के जरिए, तो वो जुडिशियल हस्ती जो पीछे छिपी हुई है, इसका वो रुपया था, उसका नाम निकलकर बाहर आने की संभावना है। वो उस संभावना को टटोल रहे थे कि सदन के दोनों सदनों में वो महाभियोग वाला प्रस्ताव आ जाए। अच्छा, तो यहां पर ये पूरा आप सीन जो देख रहे हैं, इस सीन के अंदर बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं, तरह तरह की साजिशें तैर रही हैं। आज मुझे एक और खास बात बताई गई कि जब विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दस्तखत करके विपक्ष ने दिया और ओम बिरला साहब ने उसको इसलिए खारिज कर दिया, हरवंश जी ने उसको इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया कि उसे 14 दिन पहले नहीं दिया गया था और जगदीप धनखड़ की नाम की स्पेलिंग गड़बड़ है। तो आज मुझे एक पत्रकार बताया कि नाम की स्पेलिंग जानबूझ के गड़बड़ कर दी गई थी ताकि इनके खिलाफ प्रस्ताव दे भी दिया जाए और वो खारिज भी हो जाए। तो ये तो बात सही है कि इस तरह के मामले में बहुत सारी साजिशें तैर रही हैं और उन्हीं साजिशों के बीच में बिटवीन दी लाइंस पढ़ के आपको अपना एनालिसिस करना है, बताना है। कम से कम मैं ये मानने को तैयार नहीं, मैं जगदीप धनखड़ को एक क्रांतिकारी और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता। सब लोग मानते हैं कि वो समायोजन के जरिए राजनीति में आगे बढ़े। वो किसी मत पे दृढ़ होकर खड़े होकर, मजबूती से खड़े होकर, अपना जोरदारी से अपनी बात कहकर नहीं आगे बढ़े, इसके जरिए आगे बढ़े। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है
जो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ देंगे किसी उसूल के लिए। बिल्कुल सही बात है। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। हाँ, वो पोलाइट मध्यम मार्ग वाले हैं कि रास्ता मध्यम मार्ग निकाल में नहीं, उससे भी नीचे। से नीचे आगे पोलाइट वे मध्यम में मार्ग रास्ता। वाला व्यक्ति तो भगवान बुद्ध का अनुयायी होता है। मध्य निकाय भगवान बुद्ध का सिद्धांत है कि मध्यम मार्ग हर एक को अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाना बुरी बात नहीं है। हम सब लोग जिंदगी मध्यम मार्ग के जरिए गुजारते हैं, वरना सबसे झगड़े हो जाएंगे और आप अकेले खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल अभय जी, ये उपराष्ट्रपति के कई सारे नाम चल रहे हैं, उसमें एक नाम नीतीश बाबू का भी है। क्या संभव लगता है आपको, हो सकता है ये? असंभव है भाई, उपराष्ट्रपति बनेंगे तो आपको सदन चलाना पड़ेगा। नीतीश बाबू सदन चला पाएंगे? चला ही नहीं सकते। तो कबाड़ा हो जाएगा पूरा मामला। तो कौन हो सकता है फिर? हरवंश जी का नाम भी चल रहा है, वो पहले ही सदन चलाते हैं। हाँ, और अभी वो वही मेल मुलाकातें भी उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं ऊपर के लोगों से। हाँ, ऊपर के लोगों से मेल मुलाकातें भी करनी शुरू कर दी। एक तो उनका नाम चल रहा है, दूसरा चंद्रचूड़ जी का नाम चल रहा है कि उनको बना दिया जाएगा उपराष्ट्रपति। वाह वाह, ये अच्छा हुआ। उनका भी नाम, हाँ, उनका भी नाम चल रहा है। फिर और भी कई तरह के नाम चल रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि योगी जी को पिछले दिनों जो दिल्ली बुलाया गया था, उनसे भी ये हुई थी कि योगी जी के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि आपको बना देते हैं उपराष्ट्रपति और मौर्य को बना देते हैं वहां पर मुख्यमंत्री। आप मान जाइए इस पर। तो योगी जी वहां से मना करके चले आएगा, हम किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। तो वो पूरा मामला ठंडा हो गया। वो पूरा मामला ठंडा हो गया। मतलब बहुत तरह की बातें चल रही हैं। देखो ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात चल रही है, एक भी बात चल रही है, कर्पूरी ठाकुर के लड़के को बना दिया जाए बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर। बिल्कुल ठीक बात है, पता चल जाएगा 1-2 दिन में। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। कैसी लगी बातचीत? आपका प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।